नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या अब पाकिस्तान के एक और टुकड़े का वक्त आ गया है? बांग्लादेश के बाद क्या बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने वाला है? और क्या महरंग बलूच की गिरफ्तारी कर पाकिस्तान ने अपने वर्तमान की सबसे बड़ी गलती कर दी? क्योंकि बलूचिस्तान की आग को दबाने के लिए पाकिस्तान ने बलूच की शेरनी को ही सलाखों में डाल दिया और इसकी आग अब ज्वालामुखी बन पाकिस्तान को जलाने की तैयारी कर रही है। आज हम आपको बताएंगे कैसे जख्मी शेरनी महरंग बलूच पाकिस्तान के टुकड़े का कारण बनेगी और महरंग को क्यों गिरफ्तार किया गया। क्या शहबाज की साजिश में महरंग शिकार हो गई या फिर पाकिस्तान ने चीन के कहने पर महरंग को गिरफ्तार किया? साथ ही आपको बताएंगे महरंग क्यों भारत से मदद मांग रही है और क्यों पाकिस्तान कभी भी बलूचिस्तान को संभाल नहीं पाया। क्या बलूचिस्तान के लोगों पर यातनाओं की हदें पार हो चुकी हैं और क्या जल्द ही पाकिस्तान को महरंग बलूच को रिहा करना पड़ेगा? तो चलिए सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि महरंग बलूच को गिरफ्तार क्यों किया गया, गिरफ्तारी से क्यों पाकिस्तान के अंदर एक ललकार उठ रही है जो पाकिस्तान को क्या वाकई में दो टुकड़ों के अंदर बांट देगी। जरा देखिए, महरंग को जो गिरफ्तार किया गया है उसके पीछे के कारण क्या बताए गए। उन पर आरोप लगाया कि वो आतंकी है, वो बलूचिस्तान की आजादी की जंग को लड़ रही हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर आतंकी बताया गया। इसके अलावा भी कई आरोप लगाए गए जो आगे हम आपको बताएंगे। गिरफ्तार 70 घंटे पहले किया गया और ये 70 घंटे पाकिस्तान के ऊपर बड़े भारी पड़े हैं क्योंकि आक्रोश बहुत तेजी से बढ़ता हुआ असर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। और इसके पीछे की वजह जो पाकिस्तान ने बताई, जब जो ट्रेन को हाईजैक किया गया था जिसमें बाकायदा पाकिस्तानी सेना के अधिकारी थे, इंटेलिजेंस के अधिकारी थे, उनको जो मारा गया वो एक कारण बताया गया और उसमें महरंग बलूच की भागीदारी बताई गई। यहां तक कहा गया कि महरंग बलूच ने लीड किया और जो उनके आतंकी थे, जो पाकिस्तान की नजर में आतंकी थे, उनको बाकायदा मोर्चरी से उनके शवों को ले जाने की जो कोशिश की गई वो महरंग की तरफ से की गई और इसलिए गिरफ्तार किया गया। लेकिन शहबाज के शिकंजे में जो बलूचिस्तान की शेरनी है, क्या उसको छोड़ना बड़ी मजबूरी होगी। उससे पहले जिनका हम जिक्र करें कि एक एक करके महरंग पर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं, जरा उनको खंगाल लेते हैं। जो सबसे पहला आरोप लगाया गया वो आतंकवाद का लगाया गया। महरंग पर बलूच लिबरेशन आर्मी से जुड़ने का आरोप लगाया गया। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों की गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप लगाया गया। उनके नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों से अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला, यह आरोप महरंग पर लगाया गया। दूसरा आरोप देशद्रोह का लगाया गया। महरंग पर इल्जाम है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। महरंग के भाषण से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ। तीसरा जो आरोप है वो आरोप है हत्या का आरोप। 22 मार्च को क्वेटा से प्रदर्शन के दौरान 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने इसके लिए महरंग को जिम्मेदार ठहराया है। यह घटना सिविल अस्पताल के पास हुई थी। चौथा आरोप जो लगाया गया वो है अव्यवस्था पैदा करना। महरंग के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन अवैध और हिंसक थे, यह पाकिस्तान की सरकार कह रही है और इन प्रदर्शनों से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और इसलिए महरंग को गिरफ्तार करने की बात पाकिस्तान कर रहा है। जो पांचवा आरोप लगाया गया वो हिंसा और विद्रोह को भड़काना है। महरंग को हिंसा विद्रोह भड़काने के लिए जिम्मेदार माना गया है। वो बलूचिस्तान में अशांति फैलाने वाली गतिविधियों में शामिल रही, यह पाकिस्तान कह रहा है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक के विद्रोहियों के शवों को लेकर प्रदर्शन महरंग ने किया और इस आरोप के साथ महरंग को सलाखों में डाल दिया गया है। लेकिन कमाल की बात देखिए, महरंग पर देशद्रोह का आरोप, महरंग पर हत्या का आरोप, महरंग पर आतंकवाद फैलाने का आरोप, महरंग पर हिंसा फैलाने का और महरंग पर अव्यवस्था फैलाने के आरोप पाकिस्तान लगा रही है और पूरी दुनिया महरंग को शांति दूत के तौर पर देख रही है।
और यह क्या वह महज इत्तेफाक है कि एक तरफ महरंग को नोबेल पुरस्कार, नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने की बात, और दूसरी तरफ उसे आतंकवादी हिंसक बताकर जेल डालने की बात। जरा देखिए किस तरीके से शांति दूत महरंग को सलाखों में डाल दिया गया है। दरअसल काम जो महरंग कर रही है, मानवाधिकार एक्टिविस्ट के तौर पर कर रही है, यह पूरी दुनिया कह रही है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है? वो एक आतंकवादी के तौर पर काम कर रही है। दूसरा, उपलब्धि जरा देखिए, नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया इसी साल और कुछ दिन पहले ही नॉमिनेट किया गया, और पाकिस्तान जो शांति दूत के लिए नॉमिनेट हुई उन्हें आतंकवादी कह रहा है और सलाखों में डाल रहा है। इसके अलावा जरा देखिए, बीबीसी टॉप 100 महिला लिस्ट में 2024 के अंदर महरंग को शामिल किया गया था। इसके अलावा टाइम मैगजीन में टॉप 100 उभरते नेताओं में भी महरंग को शामिल किया गया था। और यह हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये दुनिया की नजर में महरंग है और पाकिस्तान की नजर में महरंग एक आतंकवादी है, एक ऐसी महिला जो विद्रोह कर रही है, एक ऐसी महिला जिससे पाकिस्तान में अशांति है, एक ऐसी महिला जो बलूचिस्तान में आग भड़का रही है। और दुनिया क्या कह रही है? दुनिया कह रही है कि मानवाधिकार एक्टिविस्ट है, वो लोगों के हकों के लिए लड़ रही है। कौन से हक? जो पाकिस्तान छीन रहा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान से महिलाओं बच्चियों को उठाता है, दुष्कर्म करता है, मार देता है। वहां जो पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाता है उन्हें गायब कर देता है और वो कभी नहीं मिलते हैं। और ये जो हम आगे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ना, जो पीछे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिनको पाकिस्तान ने पकड़ा जरूर लेकिन कभी वापस मिले नहीं। और महरंग इस जख्म को बखूबी समझती है क्योंकि महरंग के पिता से लेकर भाई इन अत्याचारों के शिकार हो चुके हैं। पिता अपनी जिंदगी को पाकिस्तान के अत्याचारों के हाथों खो चुके हैं। दरअसल 2009 में महरंग बलूच के पिता को पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपहरण कर दिया था। उस दौरान महरंग की उम्र सिर्फ 16 साल थी। फिर भी उन्होंने इस तरह के अपहरण का खुलकर विरोध किया। अपहरण के 2 साल बाद 2011 में बलोच के पिता मृत पाए गए थे। इसके बाद 2017 में महरंग के भाई का अपहरण किया गया। उसे भी 3 महीने से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया। तब से महरंग बलोच में जो महरंग है वो बलूच प्रतिरोध आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। छात्र आंदोलन में वो लोकप्रिय हुई और आंदोलन का देखते ही देखते प्रमुख चेहरा बन गई और वर्तमान में वो दरअसल बलूचिस्तान की आजादी का सबसे बड़ा चेहरा बनी हुई है। और ये हम नहीं कह रहे, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान की ज्यादतियां हो रही हैं, जो चाचा चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान कर रहा है, उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी चिंता जाहिर की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने महरंग बलूच की गिरफ्तारी पर आपत्ति जाहिर की है। संगठन का कहना है कि महरंग को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया। उन्हें उनके वकीलों और परिवार से मिलने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। बलूचिस्तान में मनमाने ढंग से हिरासत में लेने की रिपोर्ट चिंताजनक है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय में महरंग की तत्काल रिहाई की मांग की गई है। संस्था ने उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार बहाल करने की मांग भी की है। तो चलिए यह भी देख लीजिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान को कुछ नहीं दिखता। ना उसे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड होती महरंग नजर आती है, ना ही उसे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नजर आती है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है और क्यों हम इसकी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि वैश्विक मानवाधिकार संगठन है जो मानवाधिकार के लिए काम करता है, मानवाधिकारों के हनन को रोकने की कोशिश करता है, पुरजोर तरीके से वैश्विक पटल पर उसकी आवाज को उठाता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में यह मुख्य तौर पर सक्रिय है और वकालत के जरिए समर्थन देता है, यानी कि जिसके मानवाधिकार का हनन हो रहा होता है उसके लिए मुफ्त में वकील मुहैया कराता है। फिलहाल महरंग बलूच के साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल खड़ा है, लेकिन अफसोस पाकिस्तान के अंदर उसे ना उसके परिवार से मिलने दिया जा रहा है और ना ही उसके वकील से मिलने दिया जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि महरंग बलूच विद्रोह कर रही है, अशांति फैला रही है, पाकिस्तान से विद्रोह की वजह क्या है जरा इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि 1948 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया था। ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य था। पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई कर इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था।
यह घटना बलूच लोगों के बीच अब भी बड़ा असंतोष का कारण बनी हुई है। जो दूसरा कारण है वो है दरअसल आर्थिक शोषण। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और कोयला के अकूत भंडार है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता। अधिकांश मुनाफा पाकिस्तानी सरकार और विदेशी कंपनियां, जिनमें चाइना है, उसको चला जाता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब और अविकसित प्रांत बना हुआ है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव से यहां असंतोष और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तीसरा बड़ा कारण है मानव अधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां इस इलाके का शोषण करती है। बलूच राष्ट्रवादियों को दबाने के लिए व्यापक दमन किया जाता है। बलूचिस्तान में जो आवाज उठाता है उसे गायब कर दिया जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक दमन भी हो रहा है। बलूच लोग अपनी अलग भाषा, अपनी अलग संस्कृति और पहचान को लेकर गर्व करते हैं। पाकिस्तान उनकी सांस्कृतिक पहचान छीन रहा है और यह सांस्कृतिक अलगाव भी विरोध का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा राजनीतिक उपेक्षा यह भी एक बड़ा कारण है। बलूच नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। प्रांत में स्वायत्तता की मांग को लगातार नजरअंदाज किया जाता है। इन सबसे इतर जो सबसे बड़ा कारण है वो है सैन्य दमन और उग्रवाद का चक्र। विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तान सेना ने भारी सैन्य बल तैनात किया है, जिससे जवाबी कार्रवाई के रूप में बलूच उग्रवादी समूह सक्रिय हुए हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक और कारण जो बताया जा रहा है वो दरअसल बताया जा रहा है कि जो ट्रेन हाईजैक की गई उसके बाद से बलूच में उबाल है और पाकिस्तान भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत कुछ समय से उबल रहा है। बलूच में अलगाववादी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है और इसका ताजा उदाहरण हाल ही में ट्रेन हाईजैक की घटना है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हिंसक प्रतिरोध के कारण यह प्रांत बारूद का ढेर बन गया है और इस चौंकाने वाले हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बलूच लोगों और पाकिस्तान के बीच गहरे संघर्ष को खोलकर सामने रख दिया। इस हमले ने पाकिस्तान की सरकार को भी हिलाकर रख दिया। ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तान ने बलूचों पर दमन अभियान और बढ़ा दिया और इसी कड़ी में बलूच की आवाज बन चुकी महरंग बलूच को गिरफ्तार कर दिया। बलूचिस्तान की शेरनी के नाम से मशहूर महरंग बलूच पाकिस्तान सेना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाला प्रमुख चेहरा है और उसे सलाखों के अंदर डाल दिया गया। महरंग ने बाकायदा भारत से मदद मांगी है, क्योंकि बलूचिस्तान एक दौर में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान खुद में भारत था। महरंग ने हेल्प मांगते हुए क्या कुछ कहा है, जरा इसको भी पढ़िए, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी आरोप लगा रहा है कि भारत हिंसा को भड़का रहा है, उससे अपना इलाका संभल नहीं रहा है। बलूच लोग सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। कई लोग बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और ये दरअसल जो लिखा गया है वो भारत सरकार से हेल्प के तौर पर लिखा गया है, और हेल्प के तौर पर जो लिखा गया है उसमें बलूच की जो दर्द है उसको दर्शाया गया है। लेकिन बलूचिस्तान इतना खास क्यों है और बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है, जरा इसको भी एक बार समझ लीजिए। क्योंकि अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान को खनिजों के खजाने के रूप में जाना जाता है। बलूचिस्तान का क्षेत्र 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 44% है। यानी कि अगर बलूचिस्तान अलग हो गया तो मानकर चलिए पाकिस्तान आधा खत्म हो गया, और कह सकते हैं आर्थिक तौर पर पूरा खत्म हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान की जनसंख्या लगभग 14.9 मिलियन है और यह प्रांत पाकिस्तान की प्राकृतिक गैस आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो देश के ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसे बाहरी स्रोतों से महंगी ऊर्जा आयात करनी पड़ेगी। इस क्षेत्र में
59 बिलियन टन खनिज भंडार है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार लगभग 1700 टन भी शामिल है। इसका रैकोदिक क्षेत्र सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार माना जाता है। प्रांत में तांबे का भी विशाल भंडार है, जिसका मूल्य लगभग 174.42 लाख करोड़ रुपए है। रैकोडिक दुनिया के सबसे बड़े अविकसित तांबे और सोने के भंडारों में से एक है, जिसमें अंदाजा लगाइए 50 सालों तक सालाना 2 लाख टन तांबा और 2,50,000 औंस सोना उत्पादन की क्षमता है। और इसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो सोने की मुर्गी जिसको दाना डालने में भी पाकिस्तान हिचकिचाता है, लेकिन सोने के अंडों को गप गप खाता है और वहां के लोगों को मारता है। एक डाटा आपको दे रहे हैं, यह डाटा है SATP का डाटा, और इस पर एक नजर फरमाइए कि कितनी हत्याएं वहां बीते कुछ सालों में की गई है। हालांकि जब बलूच के लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जो ये आंकड़ा आप पेश करते हैं यह दरअसल बहुत कम है। जो ज्यादतियां वहां की गई है वो रिकॉर्ड ही नहीं होती है। 2016 में 636 हत्याएं, 2019 में 180 हत्याएं, 2022 में 406 हत्याएं, 2022 के अंदर ही 406, और बढ़ोतरी जो हुई वो 14.77% की और लापता 7,000 से ज्यादा है। वहां कहा जाता है कि ये जो 7,000 से ज्यादा लापता है, ये आंकड़ा दरअसल 25,000 से ज्यादा है, क्योंकि बलूच के अंदर जिसने भी आवाज उठाई उसको मार दिया गया, उसको गायब कर दिया गया। दरअसल 1959 में पाकिस्तान ने धोखे से बलूच नेता नौरोज खान को हथियार डालने के लिए राजी किया। बाद में उनके 2 बेटों समेत कई समर्थकों को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1974 पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके में मिराज और F-86 विमानों से बम बरसाए थे अपने ही इलाकों में। अब सोचिए जरा, जो सोने के अंडे देती है, जो लगभग 44% हिस्सा पाकिस्तान का, उस पर बम बरसाए गए। ईरान के शाह ने भी बमबारी करने के लिए अपने कोबरा हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को दिए थे। बलूचों के विद्रोह को कुचलने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो को पैसे और हथियार दिए गए। 26 अगस्त 2006 को जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन में बर्बरता की हद पार हो गई। सबसे बड़े बलूच नेता नवाब अकबर बुगटी को सेना ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। बुगटी बलूचिस्तान के गवर्नर और केंद्र सरकार में मंत्री तक रह चुके थे। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों पर बमबारी करती रहती है, बलूच युवाओं का अपहरण कर मौत के घाट उतारती है और सेना महिलाओं से जबरदस्ती करती है। और सोचिए, कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान आतंक फैला रहा है। दरअसल बलूचिस्तान में पाकिस्तान आतंक फैला रहा है और बलूचिस्तान को खत्म किया जा रहा है ताकि बलूचिस्तान को चीनिस्तान बनाया जा सके, चीन को दिया जा सके। और इसी का विरोध है, क्योंकि बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ड्रैगन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके तहत 2030 तक पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग को जोड़ना है। 3,218 किलोमीटर लंबा रूट तैयार किया जा रहा है और इस रूट में हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है और पाइपलाइन सब शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत बलूचिस्तान में चीनी लोगों की एंट्री तेजी से हो रही है। परियोजना के लिए चीनी मजदूरों, इंजीनियर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आप इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट में इनकी आबादी तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया गया। यह हम नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि 2048 तक बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों की आबादी ज्यादा हो जाएगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसे विदेश में चीन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। चीन समंदर के रास्ते अपना माल बाहर भेजने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता चाहता है, जो बलूचिस्तान उसके लिए सबसे बेहतर और शानदार और सबसे आखिरी दाव है। लेकिन सोचिए, 2048 तक अगर चीनियों की संख्या वहां ज्यादा हो जाएगी तो क्या वाकई में बलूचिस्तान बचेगा? बिल्कुल नहीं, वो चीनिस्तान हो जाएगा। और इसलिए बलूच अपनी संस्कृति को बचाने, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान से वर्तमान में अलग नहीं होना चाहते, लेकिन पाकिस्तान का होना चाहते हैं। जैसा पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में है, बिल्कुल वैसा ही खुद के लिए सहूलियत चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बलूचिस्तान एक बड़ा किरदार निभाता है, लेकिन व्यवस्थाओं के लिए बलूचिस्तान
दर दर की ठोकरें खाता है और जो आवाज उठाता है उसके घरों की बहन बेटियों को पाकिस्तान उठाकर ले जाता है। और मेहरंग बलूच उन्हीं की आजादी के लिए लड़ रही है और सच्चाई यह भी है कि वो भारत की तरफ देख रही है। इतिहास गवाह है कि बलूचिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तान ने साजिश, जोर जबरदस्ती के साथ हड़पा, क्योंकि 1947 में भारत विभाजन के पहले तक बलूचिस्तान भारत का अहम हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान नहीं था उस वक्त, बांग्लादेश नहीं था, अखंड भारत था और उसमें बलूचिस्तान था। जहां 4 मुख्य समुदाय या इलाके कह सकते हैं, मकरान, लसबेला, कलात और खारन, इन इलाकों के अंदर बाकायदा सरदार हुआ करते थे। वो सभी अंग्रेजों के वफादार माने जाते थे। जो कलात के सरदार हुआ करते थे उन्हें सबसे ताकतवर बताया जाता था और उन्हीं के अधीन बाकी सभी सरदार हुआ करते थे। लेकिन विभाजन के वक्त कलात के आखिरी सरदार अहमद यार खान ने अलग देश की मांग कर दी। उनको उम्मीद थी कि जिन्ना से अच्छे संबंध के कारण अलग देश की मान्यता दी जाएगी। कलात का विश्वास तोड़ते हुए पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में कलात को पाकिस्तान में विलय के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तब हो गई जब 17 मार्च 1948 को कलात के तीनों इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। इस दौरान एक अफवाह फैला दी गई कि कलात के सरदार भारत में विलय करना चाहते हैं और इसीलिए 26 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने अपनी सेना बलूचिस्तान में भेज दी, बिल्कुल वैसे जैसे जम्मू कश्मीर में भेजी। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसलिए पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पाकिस्तान में कलात के पास ऐसे नेता नहीं थे और इसीलिए अगले दिन कलात के पाकिस्तान में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। हालांकि इस विलय के खिलाफ वहां व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और वो विरोध प्रदर्शन अभी तक चल रही हैं और उसकी अगवानी मेहरंग बलूच कर रही है, जिसे विश्व नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड करता है और पाकिस्तान उसे आतंकवादी का तमगा पहना देता है। लेकिन जिस तरीके से आक्रोश फैल रहा है, मुमकिन है कि जल्द मेहरंग बलूच को सलाखों से बाहर करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।